हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब। करते हैं उनका स्वागत। और बग्गा साहब से हमें ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारे सवाल है हमारे मन में, एक एक करके मैं पूछना शुरू करता हूँ। बग्गा साहब, नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात भी नहीं बोला, क्या बोलेंगे, क्या नमस्ते बग्गा साहब, नमस्ते। सर पहले तो धन्यवाद, इस माहौल में भी आप आ गए। हमें तो लगा कि पता चल रहा है कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, हाँ, हालत बड़ी ख़राब है, मार्केट सारे के सारे गिरे पड़े हैं। सबसे पहले तो बताएं कि एक कौन सी ऐसी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है मार्केट को इस वक्त? एस्केलेशन। अनिल जी, भाई एस्केलेशन का हिंदी शब्द ढूंढना पड़ेगा। मैं बताता हूँ सर, मतलब ये तनाव बढ़ना। तो ये जो ट्रम्प ने फालतू में इनको कह दिया कि 48 घंटे में आप हॉर्मुज़ खोलिए, और वो फिर सामने वो भी तैयार हैं, क्योंकि लड़ने और मारने के लिए तैयार हैं ईरानी भी। तो जो इन्होंने धमकी दी कि आपके पावर प्लांट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम आघात करेंगे, तो उन्होंने भी कहा हम आपके सारे वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन प्लांट्स, उन्होंने पूरी एक लिस्ट जारी कर दी अनिल जी। तो वो आज रात को वो खत्म होता है डेडलाइन। तो वही अब पूरे विश्व को चिंता है कि ये क्या एस्केलेट होगा, तनाव बढ़ेगा क्या। जनरली आमतौर पर ट्रम्प जानने जाते हैं वो टेको, क्या इस बार भी चिकन आउट करेंगे? बोल दिया 48 घंटे और 48 घंटे बीत जाने के बाद भूल जाएंगे मैंने कुछ बोला था, और ना करे तो ना भी करें। ना भी करें, बट साथ में इजरायली हैं जिन्होंने आज सवेरे भी काफी बमबारी की है, तो वो हो सकता है अनिल जी। अच्छा, इजराइल वाला भी। अच्छा, आपको लग रहा है इजराइल अभी अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है? बिल्कुल निकल गया। इसकी 10 बज जाए उसके बाद आपको देता हूं पूरा इसका विश्लेषण। 10 बजे कौन सा, अभी वाला या शाम वाला? जो बोले ना, अरे आप आ रहे हैं सर। अच्छा, मैं सोचा एक बग्गा साहब पढ़ाई कम करके आए, इतना कम कैसे बोल रहे हैं। फिर मुझे लगा हो सकता है कि बग्गा साहब इसलिए कम बोल रहे हैं। मैंने कहा आज बहुत सारे सवाल पूछने, लेकिन सर निश्चिंत होकर बोलिए। आज हमने रखा ही नहीं लिस्टिंग वाला, पहले ही बोल दिया सबको निश्चिंत होकर जवाब दीजिए। हाँ, अब दीजिए सर पूरा जवाब। ये अनिल जी, ये इजराइल ने बहुत खेला है ट्रम्प को, और यही अब निकल के आ रहा है कि इनके जो दामाद हैं कुशनर और साथ में विटकॉफ, जो कि रियल एस्टेट के इनके फ्रेंड थे, इन दोनों को इन्होंने दूत बना के भेजा, और कहीं पे उन्होंने गलत खबर दी ट्रम्प को, जबकि सारे जो कैरियर डिप्लोमेट्स थे, कैरियर आर्मी वाले थे, सबने कहा कि ये जंग मत शुरू करिए, इसका कोई अच्छा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलेगा। बट ट्रम्प खेले गए इजरायलीज के द्वारा। तो अभी क्या है, ट्रम्प चाहे भी ऑफ रैंप इजराइल नहीं छोड़ रहा। देखें तो उन्होंने दूसरी तरफ लेबनान में भी एक और फ्रंट खोल दिया है। 25% पॉपुलेशन लेबनान की आज के दिन में बेघर हो गई है। ईरान में 80,000 मकान गिरा दिए गए हैं। तो बहुत तहस नहस हुआ है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है पूरे रीजन में। और पहली बारी ईरान ने अरबिक देशों पर भी हमला किया है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जिस तरह से अरब्स के ऊपर हमला किया गया, ये पहली बारी इतना एस्केलेशन हुआ है 1950 के बाद। और ये क्या है, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरा ये गल्फ किया था, बाउंड्रीज में बना के नए नए देश बनाए थे। जब टर्किश एम्पायर, ओटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हुआ, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बिल्कुल ही ब्रिटेन का पलड़ा भारी था, तब उन्होंने ये नए देश बना दिए थे, ईरान, इराक, ये जॉर्डन और ये सारे गल्फ के देश, जहां एक ही फैमिली के राजकुमार सारे राजा बन गए। तो जॉर्डन से लेके, सऊदी से लेके बहरीन, सब आप देखिए कजन्स हैं सारे, और ये सारे बन गए नए देशों के हेड्स। तो अब क्या है, इजराइल इसको चेंज करने की कोशिश में है कि इजराइल हेजिमोन बन जाए, सबसे बड़ी ताकत उस पूरे रीजन में इजराइल बन जाए। तो वो अभी चल रहा है, और ट्रम्प खेल लिए गए हैं बिल्कुल। ये दिख रहा है कि बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड, बिना सैनिक कार्रवाई के वो नहीं पछाड़ सकते
ईरान को, और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं ईरान के पास, और जिस तरह से अभी भी ड्रोन्स और मिसाइल वो दाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। बहुत सारी उनकी लीडरशिप खत्म की है, 2-3 हजार ईरानी मारे भी गए हैं, बट उनके लिए यही है कि 9 करोड़ की हमारी आबादी है, 10 लाख सैनिक हैं, जिसमें 2 लाख सैनिक वो हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड के, जो एलीट ट्रूप आप कह सकते हैं, बहुत ही कमांडो लेवल के हैं, वो लड़ने को तैयार हैं। और मजहबी तौर पे भी शहादत उनके लिए बहुत ऐसे स्वागत करते हैं वो शहादत का, कि आए शहादत, हम तो सीधा जन्नत में जाएंगे। तो ये वो एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। तो विश्व को अब इससे ही डर लग रहा है, यहां पे अब बीच बिचाव कौन करेगा। होपफुली ट्रंप यहां से निकल जाएंगे, बट इजराइल नहीं छोड़ेगा, ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान ने भी अपनी बहुत कीमतें रखी हैं, बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं यहां से युद्ध विराम करने के लिए। वही डर है मार्केट्स को, अनिल जी। कच्चे तेल पर राय लेनी थी हमें बग्गा साहब से, सर बताएं। जी अनिल जी, तेल का जैसे पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि तेल का कुआं बंद नहीं कर सकते उससे, या अगर उस पे बॉम्ब डालेंगे तो वो एक जियोलॉजिकल चीज है। ऐसा नहीं है कि वो पेरिनियली चलता रहता है। कहीं किसी स्तर पे तेल है, किसी स्तर पे गैस है, किसी स्तर पे पानी है, और वो पानी प्रेशर में डाल के तेल को ऊपर लाया जाता है। तो तेल का कुआं बंद हुआ तो उसको फिर से चलाने में शायद कभी भी ना चले। हो सकता है कहीं और तेल चला जाए धरती के अंदर ही, या उसको नया बनाने में कई महीने लग जाते हैं। गैस उससे भी और मुश्किल है। जो कतार में पिछले हफ्ते ईरान ने बमबारी की, उसका 17% कैपेसिटी निकल गया। उसका मतलब क्या है, $20 बिलियन का जो वो गैस बेचते थे साल का, वो निकल गया। और खर्चा, उसको फिर से बनाने का खर्चा $26 बिलियन है, और उनको 5 साल लगेंगे ये बनाने में। इस तरह का बर्बादी हो रहा है अनिल जी। तो कैपेसिटी कितनी निकली है, अगर 100 दुनिया में यूनिट बनते हैं तेल के, उसमें से 10 निकल गए हैं, 10 सीधा बाहर हो गए। गैस अगर 100 बनते थे तो उसमें से 20 से 22 निकल गए बाहर। तो ये बहुत ही मुश्किल हो रही है दुनिया को। यहां से अब कीमतें कहाँ जाएंगी। फ्यूचर्स में अभी भी हम देख रहे हैं एक ठहराव है। ब्रेंट जो है 110 112 के बीच में है, और अमेरिकन जो WTI है वो कम है, वो $14 तक का उसका फर्क है, 98 99 तक का है। तो ये फ्यूचर नहीं देखना है, असली में क्या हो रहा है। असली में ये बात है कि $170 पे दुबई का क्रूड बिका है पिछले फ्राइडे को। भारत ने $150 पे ओमानी क्रूड खरीदा। सऊदी का क्रूड $156 पे बिक रहा है। तो अगर आपको फिजिकल गोल्ड, फिजिकल ऑयल चाहिए आज के दिन में, वो गोल्ड ही बन गया है, इसलिए मेरा मिस प्रोनाउंस हो गया, बट 150 140 का बैरल मिल रहा है, जबकि फ्यूचर्स आपके 110 पे चल रहे हैं। तो पेपर में इतना हमें नहीं दिख रहा है, बट फिजिकल में बहुत खराबी हो गई है, बिकॉज वो जो 10 यूनिट निकल गए, 10 मिलियन बैरल दिन के जो निकल गए हैं, 4-5 मिलियन बैरल पाइपलाइन से आ रहे हैं। तो जो लगभग 15-16 निकले थे, उसमें से 5 तक वो मेकअप कर रहे हैं, बट 10 नहीं हो रहे। तो उसमें बहुत गड़बड़ हो गई है। गैस में बहुत मुश्किल है, गैस अवेलेबल नहीं है, केवल अमेरिका के पास है, थोड़ी अफ्रीका में है, और थोड़ी नॉर्वे से कोशिश की जा रही है, बट 80% गैस 100% दुनिया को सप्लाई नहीं कर सकते। और वो गैस अगले 1 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो नहीं आ पाए, और जब आएगी भी तो हमें 95% तक या 92% तक की गैस ही केवल मिलेगी। वो 100 पे आने में बहुत साल लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो यहां से तेल की कीमतें, गैस की कीमतें हाई, ऊंचे रहने की बहुत बड़ी गुंजाइश है अनिल जी। दुनिया भर में जब डॉलर इतना कमज़ोर हुआ है, बाकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुई, तो सबसे ज़्यादा अकेले गिरने वाले
अकेले तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरने वालों में हम ही क्यों, और कहाँ जाकर रुकेगा ये रुपया? अनिल जी देखें तो 65-70 डॉलर्स के तेल पे हमारा तेल, ऑयल टू जीडीपी, सो तेल बनाम हमारा इकोनॉमिक आउटपुट 3.1% था। अब जब तेल हम खरीद रहे हैं, सैटरडे को भारतीय जो बास्केट थी, जो कुल तेल हमने खरीदा, $156 पे पहुंच गया। फिजिकल तेल हमने $156 पे खरीदा है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये आंकड़ा मिलता है रोज। तो ये डबल से ज्यादा हो गया। तो हमारा जो ऑयल इंटेंसिटी है जीडीपी में, उसका खर्चा लगभग 7.5-8% हमारे जीडीपी का हो गया। तो कोरिलेशन बड़ा हाई है। जैसे आपकी ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं, हमारी जीडीपी पे असर आता है। ये अगर 6 महीने भी रह गया अगर इस लेवल पे तेल, तो 1% जीडीपी में कटौती की उम्मीद है। दूसरी बात क्या हो जाती है, जब तेल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ती हैं, इकोनॉमी में रिसेशन आना शुरू हो जाता है। लोग हाथ खींच लेते हैं ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड से। दूसरा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका लॉजिस्टिक्स, ये सब सफर करने लग जाता है। और उसके सामने आपकी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ बहुत बल्क में ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। लो वैल्यू आइटम है, बट ट्रांसपोर्ट का उसमें खर्चा काफी ज्यादा है। तो ये क्या होता है, तेल की कीमत बढ़ने से पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। आपका रिसेशन आने का बहुत बड़ा एक अंदेशा हो जाता है। तो रुपया क्यों गिर रहा है? एक तो हम बहुत भारी इंपोर्टर हैं ऑयल और गैस के, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो रुपया गिरने की बात है। दूसरा, 1 लाख करोड़ एफपीआई निकाल के ले गए पिछले 20 एक दिन में, तो उससे भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। तीसरा है, आरबीआई ने बहुत कोशिश की है। अगर आप आरबीआई का नेट शॉर्ट देखें डॉलर मार्केट में, अब $100 बिलियन का हो गया, जिसमें से कि $20 बिलियन हमने अपने एफएक्स रिजर्व से खर्च किए हैं। बाकी पेपर पोजीशन है, बट उसके बावजूद रुपए को नहीं संभाल पाए। तो $100 जितना शॉर्ट आउटस्टैंडिंग है। ये शक्तिकांत दास के टाइम पे 2024 में लास्ट इतना बड़ा भारी पोजीशन आया था। तो इतने बड़े पोजीशन के सामने भी सेंटिमेंट के कारण और आपके तेल इंपोर्टर होने के कारण रुपए पे बहुत ही प्रेशर है। यहां से संभलना मुश्किल है, अनलेस ये कुछ युद्ध विराम हो, तब आप देखेंगे कि थोड़ी राहत आएगी रुपए में, या फिर फ्लोज आने शुरू हो, मार्केट बहुत गिर जाए और बहुत अट्रैक्टिव लगे, एफआईआईज आने शुरू कर दे अनिल जी, तब हो सकता है थोड़ी राहत मिल जाए। अदरवाइज ट्रेड के बेसिस पे रुपए पे काफी आघात है। एक और चीज है, $50 बिलियन जो गल्फ से आते थे हर साल रेमिटेंस के तौर पे, उसमें से कुछ अंश अब ऑलरेडी कम हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे दिक्कत तो है, इतनी बमबारी के चलते हुए इतनी जोर शोर से ट्रेड या इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। तो वहां पे स्लो डाउन आया अगर, तो वो 50 बिलियन में से कितना निकल जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ओवरऑल हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए इस वक्त करेंसी मार्केट को लेकर